Hi, Namaste everyone. This is Apurva Naik and I welcome you all on my YouTube channel Asan है. In this video tutorial, we're going to discussing the landmarks of plant tissue culture. पहले दो वीडियोस में हमने सेल थेरीज एंड सेलुलर टोटिपोटेंसी के बारे में पढ़ा है. अलॉन्ग विद दैट हमने एक बेसिक प्रोसीजर पढ़ी है प्लांट टिश्यू कल्चर की कैसे होती है. इस वीडियो में हम लैंडमार्क ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर पढ़ेंगे, दैट इज़ द हिस्ट्री ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर. इन सारे वीडियोस को मैं सीरीज़ में आपके सिलेबस के अनुसार डालूंगी तो आपको पढ़ना आसान हो जाएगा. सो चलिए शुरू करते हैं. जो पहला जिसने प्लांट टिश्यू कल्चर की शुरुआत की तो वो है हाबरलैंड. इन 1902 प्लांट टिश्यू कल्चर की उन्होंने शुरुआत की थी. द फर्स्ट अटेम्प्ट टू कल्चर आइसोलेटेड प्लांट सेल इन विट्रो ऑन द नूब्स सॉल्ट सॉल्यूशन. उन्होंने नूब सॉल्ट सॉल्यूशन करके एक मीडिया प्रिपेयर किया था और उस मीडिया पे उन्होंने प्लांट का एक कल्चर किया था. सो व्हाट इज़ एग्जैक्टली द नूब सॉल्ट सॉल्यूशन वो हम पहले देख लेते हैं. हाबरलैंड ने इन विट्रो टेक्निक डेवलप की थी इनिशियली टू डेमोन्स्ट्रेट द टोटिपोटेंसी ऑफ प्लांट सेल्स. टोटिपोटेंसी क्या है मैंने बताया था पहले वीडियोस में. टोटिपोटेंसी इज नथिंग बट द पोटेंशियल ऑफ प्लांट टू डेवलप द ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट. दैट इज़ द टोटिपोटेंसी. हाबरलैंड रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर. उन्हें फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने प्लांट टिश्यू कल्चर की शुरुआत की थी. इट यूज अ सिंथेटिक मीडिया फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर. एज ऐसे नूब्स मीडिया उन्होंने प्रिपेयर किया था, वो सिंथेटिक मीडिया उसे क्या कहा गया यहाँ पे. हाबरलैंड कल्चर द सिंगल पैलिसेड दैट इज़ अ मेसोफिल सेल्स फ्रॉम द लीफ इन द नूब सॉल्ट सॉल्यूशन विद द सुक्रोज. उन्होंने लीफ का कल्चर किया था और लीफ के कल्चर करने के बाद उन्होंने उसको नूब सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा था विद सुक्रोज. Noob salt solution. What is exactly that? It is a nutrient solution. It is not a media exactly. It is a solution used in a growth experiment with the higher plant and contain a calcium nitrate, potassium nitrate, monobasic potassium phosphate, then magnesium sulfate, potassium chloride. They all dissolved in water. इन्होंने ये solution use किया था for the culturing of leaf. This is all done by the Haberland in 1902. The second one is Robin and Cote. It's culture the isolated roots. उन्होंने isolated roots root isolate किए थे और उन root को उन्होंने culture किया था in 1922. उसके बाद white. Continuous culture of tomato root tip and obtain an indefinite growth of root. Initially, he used a noob salt solution, sucrose, yeast extract in a medium. After yeast replaced by vitamin, pyridoxine, thymine and nicotinic acid. उन्होंने पहले रूट टिप को कल्चर किया था. रूट टिप को कल्चर करने के बाद उन्होंने भी पहले नूब सॉल्ट सॉल्यूशन ही यूज़ किया. उसके बाद उन्होंने ईस्ट एक्सट्रैक्ट यूज़ किया मीडियम में. देन ईस्ट रिप्लेस किया विटामिन से, पायरिडॉक्सिन से, थायमिन से एंड निकोटिनिक एसिड से. उन्होंने इतने सारे वेरिएशंस करके एक रूट कल्चर जो है वो किया था वाइट ने. उसके बाद है गुहा एंड माहेश्वरी. एस.जी. गुहा एंड एस.जी. माहेश्वरी से कल्चर एन एंथर एंड पोलन ग्रेन एंड हैप्लोइड प्लांट फ्रॉम द पोलन ग्रेन. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि माहेश्वरी ने क्या किया था क्योंकि उन्होंने कल्चर किया था एंथर का और पोलन का. एंथर और पोलन का जब हम कल्चर करते हैं तो हमें हैप्लोइड प्लांट्स मिलते हैं. व्हाट इज़ एग्जैक्टली द हैप्लोइड प्लांट एंड हाउ वी आर कल्चरिंग, उनके डिटेल वीडियोस में अगली बार जब तक वो टॉपिक आपका आएगा उस वक्त आपको एक्सप्लेन कर दूँगी. अब सिर्फ आपको हिस्ट्री पे फोकस करना है और उसे याद रखना है कि एग्जैक्टली किस साइंटिस्ट ने क्या किया था. आपको ये ध्यान में रखना है कि गुहा एंड माहेश्वरी ने एंथर एंड पोलन कल्चर किया था. जब हम एंथर और पोलन कल्चर करते हैं तब हमें हैप्लोइड प्लांट्स मिलते हैं. उसके बाद है जे.पी. नीश. उन्होंने माइक्रोस्पोर का कल्चर किया था ऑफ धतूरा एंड निकोटिना ऑफ टू डबल द क्रोमोसोम नंबर एंड टू हार्वेस्ट द सीड फ्रॉम होमोजाइगस डिप्लॉयड प्लांट जस्ट विद इन अ 5 months. वट एवर द हैप्लोइड प्लांट्स हमें पहले बार मिले थे उन हैप्लोइड प्लांट का नंबर उन्होंने डबल कर दिया. क्रोमोसोम नंबर डबल करने के बाद हमें क्या मिला, होमोजाइगस डिप्लॉयड प्लांट मिल गया. और उस होमोजाइगस डिप्लॉयड प्लांट मिलने के बाद मतलब 5 months में उन्होंने वो होमोजाइगस डिप्लॉयड प्लांट क्या किया,
प्रोड्यूस किया। उसके बाद है स्मूग एंड मिलर। सो हाइपोथाइज दैट द शूट एंड रूट इनिशिएशन इन अ कल्चर्ड callus is regulated by proportion of auxin and cytokine in the culture medium. So this is very important concept because इस concept पे बहुत सारे questions आते हैं। cytokine and auxin के ratio पे question आते हैं कि how much cytokine we are using for the shoot culture और द रूट कल्चर। हमने ज़्यादा ऑक्सिन कर दिया तो क्या रूट कल्चर बढ़ेगा या शूट कल्चर बढ़ेगा। इन सारे क्वेश्चन पे, इन सारे टॉपिक्स पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। मैं डिटेल में आपको उन सारी चीज़ों को बताऊंगी। इवन CSR में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सो जब कैलस प्रोड्यूस होता है प्लांट में, अगर हम लीफ कल्चर कर रहे हैं तो कैलस पे हमने मतलब कैलस होने के बाद हमें उस पर शूट प्रोड्यूस करना है या रूट प्रोड्यूस करना है। अगर हमको शूट प्रोड्यूस करना है तो हमें ज़्यादा अमाउंट में उसमें साइटोकाइन डालना पड़ेगा, और अगर हमें रूट प्रोड्यूस करना है तो हमें ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सिन डालना पड़ेगा। सो इन दोनों के रेशो पे ही प्लांट या कैलस रूट बनाएगा या शूट बनाएगा, ये इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि हम अगर कैलस पहली बार कल्चर मीडिया पे डालेंगे तो पहले हमें शूट की ग्रोथ चाहिए। सो अगर ज़्यादा शूट की ग्रोथ चाहिए तो पहले हम ज़्यादा साइटोकाइन डालेंगे। सो ऑक्सिन टू साइटोकाइन रेशो हम कम डालेंगे, राइट। सो ऑक्सिन बाय साइटोकाइन रेशो में ऑक्सिन और साइटोकाइन का रेशो कम डालेंगे, इसका मतलब हम साइटोकाइन ज़्यादा डालेंगे। और अगर हमें रूट चाहिए तो हम ऑक्सिन ज़्यादा डालेंगे, इसका मतलब ऑक्सिन टू साइटोकाइन, इसका जो रेशो है उसमें ऑक्सिन और साइटोकाइन का रेशो हम ज़्यादा रखेंगे, जिसके कारण हमें रूट का ग्रोथ क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं अगली वीडियो में ये आपको आसानी से अच्छे से समझा दूँगी। लेकिन आप इतना ही याद रखिए कि शूट कल्चर को मतलब शूट को बढ़ाना है तो हम साइटोकाइन ज़्यादा डालेंगे, और रूट को बढ़ाना है तो हमें ऑक्सिन ज़्यादा डालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है मुराशिगे एंड स्मूग। So they grow the plant material tobacco on a white media and evaluate one by one, or and 10 material added to produce a MS media। इसका मतलब यह है कि उन्होंने एक एक प्लांट मटेरियल या एक एक कल्चर मीडिया का इंग्रेडिएंट डाल के उन्होंने इवोल्यूएट किया है प्लांट मटेरियल के ग्रोथ को। अलॉन्ग विद दैट उन्होंने 10 नए इंग्रेडिएंट ऐड कर दिए और उन्होंने MS मीडिया बनाए। जो हम आज यूज करते हैं वो यही MS मीडिया है जो मुराशिगे एंड स्मूग ने बनाया है, जो बहुत ज़्यादा प्लांट टिश्यू कल्चर में हम यूज़ करते हैं। अब अभी तक मैंने जो बताया था वो सारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाले डिस्कवरीज थी जो पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने की थी। ये मैं कुछ और ज़्यादा बाकी वाले साइंटिस्ट की लिस्ट आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसमें सारे साइंटिस्ट हैं और उन्होंने कैसे कैसे डिस्कवरी की वो मैं सब आपको बता रही हूँ। ये सब आपके ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए है। अलॉन्ग विद दैट आपने जो मैंने पिछले बार बताए थे उतने सारे साइंटिस्ट को याद रखा तो भी बहुत है, लेकिन आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको ये प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, सो 1903 में आपको जैसे मैंने बताया कि हैबरलैंड ने फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया था प्लांट को और उन्होंने नूब्स मीडिया यूज़ किया था। 1922 में रॉबिन एंड कोटे ने आइसोलेट किया था रूट को, मतलब रूट का कल्चर किया था। उसके बाद 1932 में PR वाइट ने डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ इंडेफिनाइट कल्चर ऑफ रूट, और उसमें वाइट मीडिया उन्होंने यूज़ किया था। सो उनके जो मीडिया यूज़ किया था उन्हें हम वाइट मीडिया कहते हैं। और उसके बाद 1939 में नॉपकॉट ने फर्स्ट लॉन्ग टर्म आइसोलेशन ऑफ कैलस किया था, इन्वॉल्विंग एक्सप्लांट दैट इज़ कैनबॉल टिश्यू आइसोलेटेड फ्रॉम कैरेट। सो उन्होंने कैरेट का कल्चर करके कैलस को ग्रो किया था बहुत लंबे देर तक। सो फर्स्ट लॉन्ग टर्म आइसोलेशन ऑफ कैलस उन्होंने किया था, दैट इज़ नॉपकॉट ने। उसके बाद 1939 में PR वाइट ने कैलस कल्चर ऑफ टोबैको ट्यूमर टिश्यू। सो उन्होंने ट्यूमर मतलब कैलस कल्चर किया था टोबैको से। इन 1941 में J. वैन ओवरब्रिक ने डिस्कवर किया था न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ ऑफ कोकोनट फॉर द आइसोलेशन ऑफ कैरेट एम्ब्रियो। सो जब हम मीडियाज़ प्रिपेयर करते हैं तब हम कभी कभी
नेचुरल इंग्रेडिएंट्स भी उसमें ऐड कर देते हैं। सो उन्होंने नेचुरल इंग्रेडिएंट्स कोकोनट का यूज़ करके कैरेट के एम्ब्रियोज़ को ग्रो करके दिखाया था। सो उन्होंने कैरेट का एम्ब्रियोज़ को ग्रो किया था। उसके बाद है 1942 में PR वाइट एंड बॉर्न ने एक्सपेरिमेंट ऑन क्राउन गॉल एंड ट्यूमर फॉर्मेशन प्लांट, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियाज एंड फ्री क्राउन गॉल टिश्यूज़। सो जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरफिसी है जो क्राउन गॉल डिसीज़ कॉज करते हैं, उसका आइसोलेशन और उस पर एक्सपेरिमेंट किया था बॉर्न एंड वाइट ने। सो ये लास्ट ईयर मतलब इन 22 में ICAR का क्वेश्चन था कि उन्होंने पूछा था कि एग्रोबैक्टीरियम की डिस्कवरीज किसने की थी। सो एग्रोबैक्टीरियम की डिस्कवरी PR वाइट एंड बॉर्न ने की थी। सो ये आपको ध्यान रखना है। 1948 में कैप्लान ने यूज़ किया था कोकोनट मिल्क को along with that 2,4-D, that is an auxin for the callus culture. So auxin is a phytohormone. उन्होंने कोकोनट मिल्क प्लस 2,4-D यूज़ करके कैलस कल्चर को ग्रो किया था। उसके बाद 1950 में मॉडल ने कल्चर ऑफ कोकोनट टिश्यूज़ मोनोकॉट टिश्यूज़ यूजिंग ए कोकोनट मिल्क। सो उन्होंने भी कोकोनट मिल्क यूज़ करके मोनोकॉट टिश्यूज़ का कल्चर किया था। उसके बाद 1953 में MS म्यूर ने आइसोलेशन ऑफ कैलस पीस इन लिक्विड मीडियम टू गिव्स ए सस्पेंशन कल्चर। सो इन सारे टर्म्स को आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आपने उसको डिटेल में नहीं पढ़ा है। सो व्हाट इज़ एग्जैक्टली द सस्पेंशन कल्चर इज़, व्हाट इज़ एग्जैक्टली द कैलस कल्चर इज़। अपकमिंग वीडियोज़ में आपको डिटेल में इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। अब सिर्फ आप इन बातों को समझ लेना कि ये एग्जैक्टली उन्होंने डिस्कवर क्या किया था। सो कैलस कल्चर, जब कैलस ग्रो होता है उनको हम लिक्विड मीडिया में डालते हैं, दैट इज़ अ सस्पेंशन कल्चर फॉर द ग्रोथ ऑफ दैट सेल्स। ओके, उसके बाद 1953 क्यूलेक ने हैप्लॉइड कल्चर फ्रॉम पोलन जिम्नोस्पर्म। सो जिम्नोस्पर्म से उन्होंने हैप्लॉइड कल्चर का आइसोलेशन किया, हैप्लॉइड कल्चर करके दिखाया था। इन 1955 मिलर एंड स्मूग ने साइटोकाइन की डिस्कवरी की थी। एज ऐसे साइटोकाइन फॉर द शूट एंड सेल डिवीजन के लिए यूज़ किया जाता है। देन उसके बाद 1955 में बॉल ने कल्चर ऑफ जिम्नोस्पर्म टिश्यूज़ किया था। उसके बाद 1957 में स्मूग एंड मिलर ने hypothesized that the shoot root initiation in a culture callus is regulated by the proportion of auxin and cytokine। जो पिछली बार मैंने आपको बताया था ये यही है, दैट स्मूग एंड मिलर ने साइटोकाइन एंड ऑक्सिन, मतलब ऑक्सिन एंड साइटोकाइन का किस रेशो में यूज़ करने से हम कैलस के यूज़ करके शूट एंड रूट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। उसके बाद है 1960 में कॉकिंग। सो उन्होंने एंजाइमेटिक आइसोलेशन किया था एंड कल्चर किया था प्रोटोप्लास्ट। सो प्रोटोप्लास्ट कल्चर ये भी एक अलग टेक्निक है, हम किस प्रकार प्रोटोप्लास्ट का कल्चर करते हैं ये मैं अपनी वीडियोस में आपको बता दूँगी। इन 1960 में जी मॉरल ने डेवलप किया था SAG, दैट इज़ शूट एपेक्स मेरिस्टेम, दैट इज़ शूट एपेक्स को कैसे ग्रो किया जाता है, उन्होंने ये टेक्निक यूज़ की थी। उसके बाद 1964 ने जी मॉडल ने ही यूज़ किया था मॉडिफाइड शूट एपेक्स टेक्निक फॉर द ऑर्किड। सो ऑर्किड का यूज़ करके उन्होंने शूट एपेक्स को क्या किया था, ग्रो करके दिखाया था। इन 1964 में मुराशिगी एंड स्मॉग ने ऐसे MS मीडिया प्रिपेयर किया था फॉर द टोबैको एक्सप्लांट को ग्रो किया था MS मीडिया में। 1966 में गुहा एंड मुराशिगे, सो गुहा एंड मुराशिगे ने एज आई टेल यू उन्होंने हैप्लॉइड कल्चर का ग्रो किया था और एंथर एंड पोलन कल्चर किया था। उनमें से इन दोनों को यूज़ करके उन्होंने हैप्लॉइड एम्ब्रियोज मतलब हैप्लॉइड प्लांट को प्रिपेयर किया था। मैंने JP नीश के बारे में आपको पिछली बता दिया था, दैट इज़ कल्चर ऑफ माइक्रोस्फीयर ऑफ धतुरा एंड निकोटिना to double the chromosome number and harvest the seed from homozygous diploid plant just within 5 months। So ये मैंने आपको बता दिया था। 1978 में मार्कर ने प्रोड्यूस किया था सोमैटिक हैबिट्स। सो सोमैटिक हैबिट कैसे प्रिपेयर किए थे उसकी भी टेक्निक हम यहाँ पे देख लेंगे। 1983 में बार्टन एंड बील उन्होंने इंसर्ट किया था एक फॉरेजिन जीन को attached to the
प्लाज्मिड वेक्टर। सो प्लाज्मिड वेक्टर में एक जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है इसका यूज़ करके उन्होंने एक फॉरजीन जीन को प्लाज्मिड में डाल के उन्होंने प्लाज्मिड वेक्टर को नेकेड प्लांट प्रोटोप्लास्ट में डाला था। सो ये भी एक प्रोटोप्लास्ट की ही टेक्निक है। यहाँ पे प्लांट में कैसे एक फॉरजीन जीन इंसर्ट किया जाता है, इसकी एक अलग टेक्निक है जो अपकमिंग वीडियोस में आपको बता दी जाएंगी। सारी डिस्कवरीज़ मैंने आपको बता दी। मुझे पता है आपको ये सारी डिस्कवरीज़ के कुछ नेम्स आपको समझ में नहीं आए होंगे, क्योंकि इन सारी चीज़ों को एक अलग अलग चैप्टर्स में हम समझेंगे। सो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी जब हम ये सारी चीज़ें देख लेंगे और फिर बाद में हम ये हिस्ट्री देखेंगे, तो ये सारी हिस्ट्री आपको याद रखने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। मतलब आपको ये सिलेबस का टॉपिक है इसलिए मैंने इसको पहले पढ़ा दिया है, आप इसको एक बार देख लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसको ऐसे ही रहने दीजिए, पहले बाकी सारे टॉपिक्स पढ़ लेना और फिर बाद में हिस्ट्री पढ़ लेना। सो आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।